प्यारे बच्चों, आज हम 5वें अध्याय कृषि संबंध आईन अकबरी के एक अन्य विषय का अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है आईन अकबरी। जैसे हमारा लेसन का नाम है कृषि संबंध आईन अकबरी, मतलब कि आईन अकबरी से जो हमने कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त की वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब हमने आईन अकबरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, आईन अकबरी क्या है, इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि आईन अकबरी एक ग्रंथ है जो कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसे 1598 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में पूर्ण किया गया था। ठीक है, कब पूरा हुआ था ये? 1598 ईस्वी में, और अकबर के शासनकाल का 42वां वर्ष था तब ये ग्रंथ पूर्ण हुआ था। ये अकबर के शासनकाल में अबुल फजल के द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा की तीसरी जिल्द थी। तीसरी जिल्द से मतलब क्या है कि तीसरा अध्याय, जैसे हम अध्याय बोलते हैं ना, तो उसके जो तीसरा अध्याय था वो आईन अकबरी था। मतलब प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अकबरनामा, और अकबरनामा का एक हिस्सा है आईन अकबरी। आईन अकबरी को लिखने का उद्देश्य क्या था? आईन अकबरी क्यों लिखी गई थी? तो ये है, आईन अकबरी को लिखने का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। ठीक है, समझ आ गया? मजबूत सत्ताधारी वर्ग कौन हो गया? जो शासक और शासन से संबंधित अधिकारी हैं। और सामाजिक वर्ग कौन सा हो गया? जो आम जनता है, जो उनकी प्रजा है, तो उनके साथ मेल जोल बना, मतलब उनके ऊपर अधिकार नहीं जमाते थे, उनके ऊपर रौब नहीं जमाते थे, उनके ऊपर किसी तरह से उनका शोषण नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ मेल जोल बनाकर रखते थे। तो ये दिखाने का इसमें प्रयास किया गया था। तो लिखने का यही उद्देश्य था कि अकबर के शासनकाल में जो सत्ताधारी वर्ग है वो सामाजिक मेल जोल बनाकर रखते हैं, ना कि किसी का शोषण करते हैं। इसे शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के राजपत्र के रूप में भी संकलित किया गया था। ठीक है, इसमें शाही नियम कानून मतलब सरकारी जो नियम थे या कानून थे उनको इसमें संकलित किया गया है। इसका 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। ठीक है, 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। आईन अकबरी मुगल साम्राज्य का न सिर्फ वर्णनात्मक बल्कि सांख्यिकी सर्वेक्षण होने के बावजूद भी ये साम्राज्यिक मुगलों की प्रशासनिक पद्धति और राजनीति पर प्रकाश डालती है। ठीक है, समझ आ गया कि वर्णनात्मक और सांख्यिकी सर्वेक्षण के साथ साथ मुगलों की प्रशासनिक पद्धति और राज्य नीति के ऊपर भी प्रकाश डालती है। मतलब उसके बारे में भी इसमें काफ़ी अधिक लिखा गया है। क्या क्या किन किन चीज़ों के ऊपर इसमें लिखा गया है? इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन, उसके राज्य अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों, राजस्व प्राप्ति के स्रोतों, अकबर के सूबों के भूगोल, मतलब कि जो जो उसने प्रांत बनाए हुए थे तो वो क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ स्थित थे, और उनकी आंकड़ेबद्ध सूचनाएं, समाज के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाजों का वर्णन, हिंदू धर्म और दर्शन और मुस्लिम संतों का वर्णन दिया गया है। मतलब इसमें कितनी अधिक जानकारी दी गई, प्रत्येक पक्ष पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आईन अकबरी अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के बहुमूल्य सूचनाओं का स्रोत है। मतलब उस समय की कोई भी अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो आईन अकबरी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जितने भी आपको बताए हैं
कि कौन कौन से क्षेत्र के ऊपर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सब जानकारी जो है उसके लिए एक बहुमूल्य स्रोत के रूप में हमारे को काम करते हैं। और आपको पता है इतिहास के विद्यार्थियों को हमेशा स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, जिनके आधार पर वो आप पुराना प्राचीन समय का इतिहास प्राप्त करते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आईने अकबरी 5 दफ्तरों में विभाजित है। जैसे अभी आपको पहले बताया था 5 दफ्तर या 5 भाग या 5 अध्याय, ठीक है। 5 दफ्तरों में विभाजित है या 5 भागों में विभाजित है। प्रथम दफ्तर को मंजिल आबादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंजिल आबादी। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ जाता है कि आईने अकबरी कितने दफ्तरों में विभाजित है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे कि आईने अकबरी 5 दफ्तरों में विभाजित है। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम दफ्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रथम दफ्तर को मंजिल आबादी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें अकबर के दरबार, शाही परिवार और उसकी देखभाल, टकसाल, खाद्यान्नों के मूल्य, शाही अस्तबल और शस्त्रागार का वर्णन किया गया है, ठीक है। समझ आ गया कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन किया गया? अकबर के दरबार, उसके शाही परिवार, उसकी देखभाल, टकसाल, खाद्यान्नों के मूल्य, शाही अस्तबल और शस्त्रागार का वर्णन किया गया। दूसरा दफ्तर जो है वो सिपह आबादी कहलाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कि दूसरे दफ्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो सिपह आबादी के नाम से जाना जाता है। इसमें सैनिक व्यवस्था और उनके वेतनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ प्रशासन, नागरिक प्रशासन, मनसबदार, विद्वान, कवि और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ दी गई हैं, ठीक है। समझ आ गया? सिपह आबादी नाम से ही पता है कि सिपाहियों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर है। तो इसमें सैनिक व्यवस्था, उनके वेतनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ ही नागरिक प्रशासन, मनसबदारों, विद्वानों, कवियों, कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ दी गई हैं। तीसरा दफ्तर, तीसरे दफ्तर का नाम है मुल्क आबादी। शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरे दफ्तर का क्या नाम है? तीसरे दफ्तर को मुल्क आबादी के नाम से जाना जाता है। ये जो है एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें साम्राज्य और सूबों की वित्तीय स्थिति और राजस्व की दरों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। पूरे साम्राज्य में कितने प्रांत हैं और वहाँ से वित्तीय स्थिति उनकी कैसी है और वहाँ से कितना राजस्व, भू राजस्व जो है वो प्राप्त होता है, पूरी जानकारी इसमें दी गई। और इसमें प्रत्येक सूबे, वहाँ की सरकार, परगने और महल की कुल मापी गई ज़मीन और निर्धारित भू राजस्व की राशि दी गई है कि कितने प्रांत हैं, कितनी सरकार है, परगना है और महल की कितनी भूमि है और यहाँ से कितना भू राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। ये पूरी जानकारी रिकॉर्ड के रूप में इसमें वर्णित है। इसमें अकबर के 12 सूबों की सांख्यिकी सूचनाएं दी गई हैं, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें वर्णित है। इसमें सभी सूबों की और अन्य इकाइयों की भौगोलिक, स्थल आकृति और आर्थिक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। आईने अकबरी सरकार के संबंध में उल्लेखनीय जानकारी प्रदान करती है। सरकार, इसमें दी गई सूचनाएं तालिकाबद्ध हैं। प्रत्येक तालिका में 8 भाग बनाए गए हैं जो हमें कई जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे महल, किला, अराजी एवं ज़मीनें, पाईमूद मतलब मापे गए प्रदेश, नकदी, सयूरगल मतलब दान में दिया गया अनुदान, जमींदार और जमींदारों की जातियां, उनके घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी सैनिकों की जानकारी दी गई है। ये उत्तर भारत के कृषि समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये आईने अकबरी इसीलिए लिखवाई गई थी कि पूरे साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, जो कि इसके अंदर वर्णित की हुई है, जिसे आसानी से पढ़कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। आईने अकबरी के चौथे दफ्तर में भारतीय समाज और साहित्यिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है और ख़ास करके हिंदुओं के धर्म दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मुस्लिम संतों का भी उल्लेख किया गया है। 5वें दफ्तर अकबर के शुभ वचनों का संग्रह है। मतलब जो 5वां भाग है उसमें अकबर के आदेश या उसके वचन संग्रहित किए गए हैं। ये जो आईने अकबरी है
ये न केवल मुगल प्रशासन के विभिन्न विभागों का विस्तृत वर्णन करता है, बल्कि जो आम जन है उनके जीवन, उनकी आस्थाओं, उनके विश्वासों के बारे में भी पूरी जानकारी देता है। इसमें जितनी भी सूचनाएं दी गई हैं वो सब प्रमाणिक हैं, मतलब उन पे हमें पूर्ण विश्वास होता है, उसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है। अबुल फजल ने जब इसको बनाया था, शुरू में इसकी पांडुलिपि लिखी थी जब, तो उसको 5 बार संशोधित किया था, मतलब कि लिखने के बाद उसको बार बार देखा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, और अगर कोई गलती है तो उसको दूर करने का प्रयास किया। तो 5 बार उसने उनको देखा और उन गलतियों को उसने ख़त्म किया, मतलब 5 बार संशोधित किया। उसने मौखिक बयानों को किताब में दर्ज करने से पहले, मतलब लिखने से पहले, दूसरे जो स्रोत थे उनसे उनको मिलाने का प्रयास किया, वास्तविकता को जानने का प्रयास किया कि कहीं गलत तो नहीं लिखा जा रहा। और उसने जितने भी आंकड़े अंकों में दिए हैं उसके साथ साथ शब्दों को भी लिखा है ताकि गलतियां कम हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जल्दबाजी में लिखा गया, कोई डिजिट इधर से उधर हो गया, कोई अंक इधर से उधर हो गया, या कुछ मिट गया बाद में पता ना लगे, तो उसने साथ में शब्द भी लिखे हैं जिससे कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, सही उसको समझा जा सके, जिससे कि गलतियां कम हों। अबुल फजल द्वारा लिखित सांख्यिकी आंकड़े उस समय की महान उपलब्धि है जो कि उसने इसमें दी है। बेशक से आईने अकबरी को मुगल साम्राज्य की सूचनाओं की खान कहें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इससे हमें उस समय की बहुत सी जानकारी प्राप्त होती, तो इसलिए इसको हम खान भी कह सकते हैं, क्योंकि खान में से कुछ भी निकालते जाओ कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसमें बहुत सी जानकारी जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी ये जो सूचनाएँ हैं वो आने वाले इतिहासकारों के लिए भी बहुमूल्य साबित हुई हैं। जैसे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो हमें इससे बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, तो ये हमारे लिए एक बहुमूल्य खजाने के समान है। अब इतना हमने पढ़ लिया उसके बारे में कि इतनी उसकी विशेषता थी, लेकिन इसमें फिर भी कुछ कमियां थी, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। कोई भी काम पूरी तरह से कभी भी सफल या सही नहीं होता, तो इसमें भी कुछ कमियां थी। जैसे सूबों से संबंधित दिए गए आंकड़े एक प्रकार के नहीं थे। जैसे अनेक सूबों के लिए जमींदारों की जाति से संबंधित विस्तृत वर्णन दिया गया है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा में ऐसी सूचनाएं एकत्रित नहीं की गई। दूसरी कमी क्या है? जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़ों का विस्तृत वर्णन दिया गया है, वहीं पर उन प्रदेशों में वस्तुओं के मूल्यों और मजदूरी पर बहुत ही कम प्रकाश डाला गया है। कीमतों और मजदूरी की दरों के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं वो भी साम्राज्य की राजधानी आगरा और उसके आसपास के प्रदेशों से ही लिए गए हैं, पूरे साम्राज्य से नहीं लिए गए। तीसरा, इसमें जोड़ से संबंधित कई गलतियां पाई गई हैं। जोड़ मतलब जमा। हो सकता है कि नकल उतारने के समय ये गलतियां अबुल फजल के सहयोगियों से कर दी गई हों, लेकिन ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी ही गलतियां हैं। ठीक है, तो आईने अकबरी में दी गई समस्याओं से निपटने के लिए उन स्रोतों का प्रयोग करते हैं इतिहासकार जो मुगलों की राजधानी से दूर के प्रदेशों में लिखे गए थे। अभी जैसे आपको बताया कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? जो मुगलों की राजधानी से दूर के प्रदेशों में लिखे गए स्रोत थे, उनसे इनका जो कमी थी उसको दूर करने का प्रयास करते थे। इसमें 17वीं और 18वीं शताब्दियों में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज सम्मिलित हैं। इसमें सरकार की आय से संबंधित पूर्ण जानकारी दी गई है, और इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज जो कि पूर्वी भारत की कृषि संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते थे, उनसे भी वो इन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इससे हमें किसानों, जमींदारों, राज्य के मध्य उत्पन्न झगड़ों और किसान राज्य को किस प्रकार से देखते थे, राज्य से उन्हें किस प्रकार न्याय की उम्मीद थी, उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर क्या है कि आईने अकबरी जो है वो हमारे लिए मुग़ल शासनकाल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है, और अकबर के द्वारा जो ये लिखवाई गई थी अबुल फजल के द्वारा, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करती है। धन्यवाद।